साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर हाथ जोड़ें और बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव है जो मैं बताने जा रही हूँ वो मेरा ही है। अभी लास्ट वीक का ही, यानी लास्ट सैटरडे का ही जो ये अनुभव है, ये अनुभव जब आप सुनेंगे तो आप वाकई कह उठेंगे कि वाकई बाबा की कृपा जब बरसती है और जब बाबा चाहते हैं तो बाबा क्षणों में ही परिस्थिति को बदल देते हैं। और यदि बाबा अपनी ओर खींचते हैं तो बाबा पैर में जैसे चिड़िया के डोर बांध के खींचा जाता है, जैसा साईं सचरित में लिखा है वैसा ही करते हैं। ऐसी अनुभूतियाँ लोगों के साथ होती आई हैं कि जब बाबा ने अपने भक्त को अपने पास बुलाना हो तो बाबा किस तरह से बुलाते हैं, ऐसी एक प्यारी सी अनुभूति है मेरी। अभी लास्ट 7 तारीख को मेरे मम्मी के यहाँ पे बाबा का बर्थडे मनाया जाना था। हम लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, मैं, अनिल भैया, भाभी, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम सभी लोगों को जाना था बाबा के बर्थडे में। इवन हमारी प्लानिंग ये भी थी कि मोहिनी बाबा को भी साथ में लेके जाएंगे। लेकिन बर्थडे से कम 3 या 4 दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत यदि मैं कहूँ तो मेरी, शायद आप लोगों को कुछ को पता होगा, धड़न हट जाना या जैसे बोलते हैं नाभ हट जाना। मेरे साथ यदि मैं गलती से भी कोई भारी चीज़ उठा लूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है और तब मेरे बहुत बुरी तरह से पेन होता है। और ये पेन लगभग मेरा 1 हफ़्ते लेकर जाता है क्योंकि पूरे मेरे पेट में स्वेलिंग आ जाती है। और 3-4 दिन तक तो मेरा दर्द इतना होता है कि पेट अजीब सा हो जाता है बहुत बुरी तरह से। सारी नसें एकदम जुड़ती हैं, खुलती हैं, कभी मुझे लूज़ मोशन हो जाता है, मुझे वॉमिट होने लग जाती है, कुछ खाने का मन नहीं करता। मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। और इस बार तो मेरी स्थिति, मैं ये कहूँ, बिल्कुल ऐसी थी कि मैं बिल्कुल बेड पे पड़ गई थी। 2 दिन तो मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैंने अपने घर में खाना भी नहीं बनाया था। बाहर से ही खाना आया था और जो मैं खा रही थी मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। खिचड़ी ही बस जाके, जिसे बोलते हैं ना, दाल और चावल डाल के उबाल देना, मैं ऐसा कर रही थी। मेरी जो सिस्टर है, ठीक है, उसके छोटे बाबा जो कि आपने देखे भी थे, मैं आपके साथ उनका फ़ोटो शेयर करती हूँ, जो शिरडी से हम लाए थे, वो देने भी जाना था। और मैंने बड़े एक्साइट होकर कहा था कि देख, तेरे पापा का श्रृंगार भी करा दिया अनिल भैया ने और अब बर्थडे वाले दिन मैं तेरा बाबा लेकर आऊँगी। वो भी एक्साइटेड थी कि उसके पापा आएंगे। लेकिन अब मेरी तबीयत इधर बहुत ख़राब हो गई। इधर हमने वापसी के टिकट भी करा लिए थे भैया की भी, क्योंकि स्थिति थोड़ी सी तबीयत ऐसी ख़राब चल रही थी। लेकिन सेफर साइड हमने कहा कि यदि सिर्फ हम लोगों को जाना पड़ा तो इनका फ्राइडे को ऑफिस था, हम लेट नाइट बस से चले जाएंगे और हम सैटरडे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बर्थडे का सेलिब्रेशन दोपहर 3 बजे से था। तो हमारे पास टाइम इनफ था, अगर हम रात की बस से बैठते तो भी पहुंच जाते। हमने ट्रेन की टिकट सेफर साइड के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा रुकना नहीं था, मेरी गुड़िया के पेपर भी हैं। तो टाइम सिर्फ हमारे पास वही 2 दिन का था, सैटरडे और संडे। सैटरडे वहाँ रुकना और संडे मॉर्निंग में निकल आना। ठीक, अब भैया के पैर में भी थोड़ा सा सुधार हुआ था तो भैया ने कहा कि हम भी चलेंगे। तुमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, साथ चलेंगे तो और भी मज़े आएंगे, क्योंकि प्लानिंग तो हम पहले से यही कर रहे थे कि सब लोग साथ जाएंगे। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से भैया भाभी का प्लान भी कैंसिल हो गया जाना, क्योंकि मैं ही नहीं जा पा रही थी, मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मैं बिल्कुल, जिसे बोलते हैं, एकदम निठाल सी पड़ गई थी। जो लोग लाइव में जुड़ते हैं बाबा की आरती में, उन्होंने भी देखा होगा कि 2 दिन तो मैं शायद बिल्कुल आरती में कुछ बोली ही नहीं थी। एक दिन मैं आरती में लाइव में रात को आई भी नहीं थी, क्योंकि मेरे बहुत पेन हो रहा था और मैं सो गई थी। उसके बाद होता है ये कि जिस दिन जाने वाला दिन था, फ्राइडे
को भी अनिल भैया ने बोला कि यदि आपकी तबीयत सही हो जाती है तो मॉर्निंग में निकलने की कोशिश करेंगे। मॉर्निंग में भी भैया का फ़ोन आया, अगर मीनाक्षी जी तबीयत सही है तो चलते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल एकदम जिसे बोलते हैं ना, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल उठने की, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने भैया को कॉल किया, किसी का हवन था ये बताने के लिए कि भैया मैं रात को आपको नहीं बता पाई हूँ कि कल हवन करना है, क्योंकि जब हवन होता है उससे एक दिन पहले रात को मैं आपको बता देती हूँ भैया ये वाले हवन है, आपको याद है या नहीं है। तो ऐसा ही मैंने कॉल किया। उस वक्त मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और भैया मेरी आवाज़ सुन के यही बोले कि मीनाक्षी जी आपकी तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो मैंने बोला हाँ भैया बहुत ख़राब हो रही है और अब तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा कि नहीं जा पाएंगे। उसके बाद आरती वगैरह हवन हुआ, उसके बाद 11:30 बजे के करीब भी भैया का फ़ोन आया और हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। तब भी मैं ऐसी बीमार सी ही पड़ी हुई थी और तब भी भैया ने, मेरी मम्मी भी तब वीडियो कॉल पे थी क्योंकि भैया को इनवाइट करी थी। वो कह रही थी कि अगर ये नहीं आ पा रही है तो आप ही आ जाओ, कोई बात नहीं है बाद में आ जाएगी। लेकिन भैया ने कहा जब यही नहीं जा रही हैं तो फिर हम सब भाई बाद में आएंगे। अब बिल्कुल पूरी तरह से हो गया था कि नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी मैं लेटी हुई थी, बिल्कुल मेरे तेल वेल लग रखा था बालों में और अचानक से ऐसी मन में बहुत एक वो हो रही थी अपनी छोटी सिस्टर के बाबा देख के भी कि उसके बाबा भी देने थे और मैंने प्रॉमिस किया था मैं लेकर आऊँगी। मैं बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी आने के लिए, लेकिन मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने बाबा से ये नहीं बोला कि बाबा आपने मेरी तबीयत क्यों ख़राब की। मेरे मन में कोई डाउट नहीं आया, क्योंकि अभी तक की जो जर्नी मेरी बाबा के साथ रही है, मुझे पता है बाबा मेरे लिए सबसे बेस्ट करते हैं। बाबा वही देते हैं मुझको जो मेरे लिए सबसे अच्छा होता है। तो ऐसे ही लेटी थी, 12:45 का टाइम हो चुका था। ये कैसी हम बात कर रहे थे कि मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि नितिन पता है मम्मी ने कितने उससे प्लान किया था, 2 तारीख का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, 7 तारीख में उन लोगों ने आगे बढ़ाया कि हम लोग आ जाएं और हम लोगों के उससे ही उन्होंने आगे बढ़ाई। और मम्मी ने कहा था कि तू आ जाना, थोड़ा बहुत भाभी के साथ तू भी संभाल लेना चीज़ को। और मैंने बड़े उससे बोला था कि नहीं नहीं कर लेंगे और मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा पा रही। मुझे अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मैं अपनी तबीयत को लेके, मुझे लग रहा था मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही करते करते ना 1 बज गया। बात करते करते पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे, मतलब नितिन को भी नहीं लग रहा था, नितिन भी कह रहे थे कि देख तेरी तबीयत ख़राब हुई, वरना तो मैंने तो मना नहीं करा था चलने के लिए। मेरी गुड़िया यहाँ पे ज़रूर कह रही थी कि मेरे पेपर हैं, आप मुझे लेके चली जाओगी, ठीक है, और फिर मेरी पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन मैंने उसको डांट वाट के मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन की तो बात है, सैटरडे फ्राइडे नाइट में बैठना है और संडे को अर्ली मॉर्निंग निकल आएंगे, संडे दोपहर तक घर में होंगे, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 1 हफ्ते बाद ही तुम्हारे पेपर हैं, इस हफ्ते तो नहीं है ना पेपर, हो जाएगा, और पहले से पढ़ तो रखा ही है। तो इसके बाद क्या हुआ, अचानक से मेरे मुंह से निकला नितिन आप एक बार देखो ना कि फ़्लाइट की टिकट अगर अवेलेबल हो तो। मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने भी अचानक से मुझसे बोला कि चल देख देता हूँ। और इन्होंने फ़्लाइट की टिकट चेक करी, टिकट थी 3:20 की जो थी टिकट थी। 2 घंटे पहले चेक इन करना होता है वहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, अब फटाफट उठ लो और निकल लो। और मैं इतने में टिकट बुक करता हूँ, मेरी तेल लगा होता है, मैंने फटाफट सिर्फ अपने जो हैं, नहा तो मैं सुबह ली ही थी और मैंने फटाफट अपने बाल धोए, बस बाल धोए, कपड़े चेंज करे और लैपटॉप बैग जो होता है उसके अंदर मैंने एक जोड़ी कपड़े रखे, बाबा के बर्थडे की ड्रेस जो अनिल भैया ने बनवा रखी थी बाबा के बर्थडे के लिए वो रखी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं रखा और बस फटाफट हम लोग मेरे हस्बैंड मुझे मेट्रो तक छोड़ने के लिए चले गए। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मेरे को वीकनेस सी भी हो रही थी, लेकिन उन पलों में जिस वक्त मुझे तैयार होके जाना था या कपड़े डालने थे बैग के अंदर, ठीक है, क्योंकि तैयारी हमारी थी ही तो कपड़े वगैरह ऐसे ढूंढने की ज़रूरत थी नहीं, प्रेस सब पड़े थे, बस एक जोड़ी सूट डाला और चली गई मैं।
और वहाँ जब रास्ते में पहुँची तो थोड़ा-सा मुझे मेट्रो लेट मिली और ये था कि पहुँचना है, बस पहुँच जाऊँ, टाइम से वहाँ पर पहुँच जाऊँ, एटलीस्ट एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ मैं वहाँ पर। लेकिन मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। मैं टर्मिनल 3 से मेरी जो थी फ़्लाइट थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मेरे पैर भारी हो गए बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ में बाबा थे और बाबा का स्वरूप इतना-सा ही था, वो ज़्यादा बड़ा स्वरूप नहीं बाबा का वो, लेकिन वो मुझे बहुत हैवी लगने लगा। लेकिन दे देखो, मैं हमेशा बाबा से ये कह देती हूँ जब अपने बाबा का स्वरूप भी नहलाने के लिए उठाती हूँ कि बाबा अपने को हल्का करो। कहते हैं दिमाग पता नहीं कहाँ होता है उस वक़्त, बस चली जा रही, हाँफ रही थी, साँस ऊपर-नीचे हो रही थी बहुत तेज़ और बस अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कहा कि नितिन, मुझसे नहीं चला जा रहा है और टर्मिनल दूर है और काफ़ी लंबा मेट्रो से निकल के जो टर्मिनल है वो दूर है। तो मैं चल रही थी और हस्बैंड को बोला नहीं हो रहा और इतने में ही मेरे पास जब मेट्रो में ही थी तब मैसेज आ गया कि ना फ़्लाइट आधा घंटे डिले हो गई। मैंने हस्बैंड को बोला कि आधा घंटे डिले हो गई। मेरे हस्बैंड ने बोला बहुत अच्छी बात है कि डिले हो गई, अब तो आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, भागते-भागते, चलते-चलते कैसे कितने भारी कदम मेरे हो रहे थे। परीक्षा शायद बाबा ले रहे थे, ठीक है, वो रास्ता भी दिखा रहे थे, मंजिल भी दिखा रहे थे, लेकिन वहीं परीक्षा भी साथ-साथ चल रही थी। इतने हैवी स्टेप मेरे हो गए, मैं चल रही और फिर चल के मैं वहाँ पे पहुँची। फिर उसके बाद जो मेरा टिकट था, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन था, तो वो वहाँ पे स्कैन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बोला ये स्कैन नहीं हो रहा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करने लगा, फिर पता नहीं उसके जो चेक करने वाले होते हैं उसके मन में क्या आया, उसने मेरा आधार कार्ड लिया, उसने नंबर वगैरह मेरी शक्ल-वक्ल देखी, उसके बाद उसने बोला अच्छा चलो जाओ आप अंदर चलो। मेरे हस्बैंड ने अप्रूवल ले लिया था मेरे लिए उसका फ़्लाइट की जर्नी का। फिर उसके बाद मैं पहुँची वहाँ पे। अब मुझे टिकट काउंटर ही ना मिले, मुझे एक जो लेडी वहाँ पे बैठी थी उससे मैंने पूछा कि ये इंडिगो का वो कहाँ पर है, काउंटर कहाँ पर है? तो वो चाइनीज़ टाइप की, अब उसने मुझे टी बोला या ई बोला, उसका जो प्रोनंसिएशन था ऐसा था, मैं पूरे उसमें ऊपर देख रही, वहाँ पे टी ना मुझे दिखे। फिर वहाँ पे जो वो होते हैं वर्कर्स, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये टी क्या है? तो वो कह रहे टी तो है नहीं यहाँ पे। मैंने कहा मुझे वहाँ से ही बोला है कि टी पे, तो उन्होंने बोला टी नहीं है, ई है और स्टाफ मेंबर्स का वहाँ पे काउंटर है, आप चल जाओ। अब मैं वहाँ पर पहुँची तो मेरे पास सिर्फ कैश था, मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट करने का वो था नहीं, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मैं थोड़ी-सी, मेरा हाथ खर्चीला है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को अवॉइड कर रखा है, वरना कहीं पे भी जाके मैं स्वाइप कर दूँ। तो उसके बाद में वो पहुँची तो वो मुझे कहने लगी कि कैश मेरे पास की चेंज नहीं है, आप वैसे पेमेंट कर दो। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं स्कैनर भेज रही हूँ, उसने मुझे स्कैनर दिया। तो मेरे हस्बैंड के पास तक जब तक पहुँचा, उसके 2-3 मिनट बाद ये मुझे कहने लगी कि आप ऐसा करो कि ना आप मना कर दो कि अब नहीं करेंगे वो पेमेंट की। तो मैंने बोला क्यों? मैंने कहा फ़्लाइट भी आधा घंटा लेट है, तो आप क्यों ऐसे कर रही हो? कुछ नहीं, वो पता नहीं शायद से कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है, कुछ अजीब। फिर मैं खड़ी रही, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा आप ऑफ़िस में मालूम करके बोलो कि अभी तो फ़्लाइट भी डिले हो चुकी है, सीट्स भी हैं, ये मुझे टिकट ही नहीं दे रही है। फिर उसके बाद पता नहीं मेरा ही वो दिमाग चला और मैंने बोला कि आपको प्रॉब्लम क्या है मुझे टिकट देने में? तो कहती है कि मेरे पास कैश नहीं। मैंने कहा ऐसे जितने बचे हुए पैसे हैं ना, आप अपने पास रखो, ठीक है? आप मेरे को टिकट दो एटलीस्ट। टिकट तो मैं नहीं कहूँगी किसी से भी कि आपने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए। मैंने जैसे-तैसे करके टिकट लिया, मैं जल्दी-जल्दी गई और बस जैसे बोलते हैं ना कि वो गेट बंद ही हो रहा था। आई वाज़ द लास्ट पैसेंजर ऑफ फ्लाइट। वहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा था कि कौन लास्ट पैसेंजर है, कोई बचा है, तो मैं दूर से उसको हैंड वेव करके कहती हूँ कि मैं हूँ। वो भी मुझे देख के मुस्कुराया। मैं फटाफट भागी। भागते-भागते मैंने पॉइंटों पे तो वो ली और उसके बाद मैं पहुँच गई बाबा के बर्थडे में। मेरे घर वाले सब कुछ, जब मैंने फ़्लाइट ली तब मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ और उसके बाद घर पहुँची। वहाँ पे जो कीर्तन वगैरह हो रहा था, वो सब आरती-उरती हो चुकी थी, सब प्रसाद लेके जा रहे थे, तब मेरी एंट्री हुई और सब कुछ, अरे भावना आ गई, मेरा घर का नाम भावना है, ठीक है। उसके बाद मेरी सिस्टर ने जब बाबा की आरती उतार के, छोटी वाली ने,
एंट्री ली अंदर की तरफ, वो बाबा को देख के ऐसे शौक, वो बाबा को देखे जा रही, मतलब आरती उतारने में उसका ध्यान है, बाबा से निगाहें मिलाने में उसका ध्यान था। फिर इतने प्यारे हैं ये तो, इतने से मैंने बोला हाँ देख बहुत प्यारे हैं बाबा, तो इतने सुंदर स्वीट से अनिल भैया ने श्रृंगार भी बहुत प्यारा करवाया बाबा का। उसके बाद हम लोग बैठे, बाबा को बातें बातें करने लगे थोड़ी देर, 15-20 मिनट। फिर मैंने बाबा की ड्रेस वगैरह निकाल के दी। मैंने कहा नहीं अब केक काटेंगे ना तब बाबा को ये वाली ड्रेस पहनाएंगे, और इन्होंने मुझे बुला लिया। तब तक मुझे एक लीला नहीं पता थी। तो पता है मेरी सिस्टर ने बोला कि तुझे पता है तो क्यों आई है? मैंने बोला क्यों बता। कहती है पता है जब तू नहीं आ रही थी ना मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैं बाबा के सामने बैठ के बहुत रोई, और मैंने बोला बाबा से गुस्से में कि अब मत आना, ठीक है, और नहीं है मुझे आपकी ज़रूरत, अब आना भी मत आप। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि तू आ नहीं रही है, मेरे बाबा क्यों ऐसा हुआ कि इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई मेरी बहन की और वो लेके नहीं आ पा रही। तो मैंने 2 दिन पहले क्योंकि मैंने 1 दिन पहले उसको बोल दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है सफ़र करना इस वक्त। फिर उसके बाद जब उसने बताया कि उसने बाबा से ऐसे बोला था, और फिर बाद में फिर उसने बाबा को सॉरी बोला और प्यार से बोला बाबा प्लीज़ आ जाओ ना, आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो ये शायद उसकी भक्ति थी, उसका प्यार था बाबा के प्रति कि बाबा से उसने बोला कि बाबा प्लीज़ आ जाओ। और एंड पॉइंट पे मेरे हस्बैंड ने मेरा फ्लाइट का टिकट करवाया और मैं देहरादून पहुंच गई उसका बाबा लेकर। यहाँ पे मैं धन्यवाद अपने साईं को कहती हूँ कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर दिया, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से मेरी तबीयत खराब थी, क्योंकि एक रात पहले जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इसको ड्रिप चढ़वाओ क्योंकि इसका भी एकदम डाउन हो रहा है, और बाकी मुझे लेटे लेटे भी चक्कर आ रहे थे, मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और उसके बाद दूसरे दिन मैं जा रही हूँ, ठीक है, और अपने हस्बैंड से प्लीज़ करा दो ना, और उन्होंने करा दी। हो सकता है कि शायद कोई और होता इंसान तो इस चीज़ के लिए बोलता, टाइम भी दे सकता था कि अब घर जाने के बाद तो तेरे चक्कर में हमारा सबका कैंसिल हुआ और तू जाने के लिए तैयार, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं। उन्होंने मेरी फीलिंग समझी कि मैं कितना परेशान थी, मैं कितनी एक्साइटेड थी जाने के लिए। लास्ट मोमेंट तो वो इसलिए नहीं जा पाए साथ में क्योंकि वो भी घर में ऐसे ही बैठे थे, मेरी तबीयत ख़राब थी तो वो नहा वगैरह नहीं रखे थे, शेविंग नहीं कर रहे थे, और टाइम इतना नहीं बचा था कि शेविंग और नहाने में वो टाइम वेस्ट करते, और अपनी गुड़िया को मनाने का भी वक्त मेरे पास नहीं था, तो फिर थोड़ा सा वो कह रही थी कि नहीं मेरे पेपर है, और फिर उसे तैयार करना और उसको बोलना कि तू नहा फटाफट जाके, क्योंकि वो भी ऐसी ही बैठी हुई थी, ठीक, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बस जो 15 में टाइम मेरे पास बचा था उसमें मैं ही भागी, और हिम्मत नहीं थी मेरे चलने की, मेरे बात करने की। पता है अभी जब मैं ये अनुभव सुना रही हूँ, सामने द्वारका माई वाले बाबा, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, हमारा बाबा का स्वरूप मंदिर में जो लगा है, वो मुझे देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत मुस्कुरा रहे और हंस रहे हैं मेरे ऊपर कि देखो कैसे बता रही है, और उस दिन इसकी क्या हालत हो रही थी। फिर मैं पहुंची वहाँ पर और बाबा का केक सेरेमनी करी हमने। मेरी छोटी सिस्टर ने बोला कि तुझे बाबा कैसे दिख जाते हैं, मुझे नहीं दिखते हैं, तो मैंने कहा दिख तुझे बाबा दिखाती है, तो वहाँ नारियल में बाबा को बहुत प्यारा स्वरूप आ रखा था। उसने कहा हाँ यार। फिर उसके बाद मैंने और मेरी भाभी ने मिलकर जगह जगह उसे बाबा दिखा दिए, देख यहाँ भी दिख रहे बाबा, देख यहाँ भी दिख रहे बाबा। तो बोली हाँ वाकई बाबा है। उसने भी बाबा का स्वरूप देखा कि बाबा नारियल पे जो थे ऐसे ब्लेसिंग हैंड थे उनके। और जब मैंने ग्रुप में फ़ोटो शेयर करी थी तो सब लोगों ने देखा जो फ्रूट्स रखे हुए थे, हर एक फ्रूट में बाबा का फ़ोटो था और बाबा का स्वरूप आ रखा था। तो बस यही कहूँगी कि मेरी इच्छा, मेरी सिस्टर की स्ट्रॉन्ग विल कि मेरे बाबा आएंगे, लेकिन बाबा ने मिनटों में सारा खेल बदला और मुझे देहरादून बुला लिया। और बस वहाँ पे सभी ने मुझे बस यही कहा, और फिर वहाँ पे मम्मी ने भी मुझे यही बोला कि शायद बाबा आप चाहते हैं कि तेरे पंख ही लगें और तुझे उड़ा के ही बुला रहे हैं हर जगह, क्योंकि शिरडी में मैं लास्ट मोमेंट पे गई थी, फ़्लाइट की टिकट बुक करवा के मेरे हस्बैंड ने दी थी।
और इस वक्त उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट जर्नी अभी देहरादून की करी, उसमें भी लास्ट मोमेंट पे फ़्लाइट की टिकट लेके मैं वहाँ गई। तो बस मेरी मम्मी ने ये चीज़ बोला, बाबा तेरे पंख लगा रहे हैं। तो मैंने भी बोला कि शायद मुझे भी यही चीज़ लगी कि बाबा शायद अब मुझे ऐसे ही बुलाना चाहते हैं। उसके बाद अनिल भैया ने भी यही कहा, भाभी ने भी यही बोला कि शायद उन्होंने हम सबका जाना कैंसिल कर दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। गुस्सा भी आया भैया को थोड़ा कि सबको जाना था, बीमार पड़ गई थी और खुद ही चले गई और हम सबको छोड़कर चले गई। लेकिन मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया था, ये सब जानते हैं। ठीक है, ये तो मजाक की बात है जो भैया ने बोली थी कि धोखा दे के चली गई या ऐसे चली गई। ठीक है, कि सबको पता था कि मेरी तबीयत ख़राब है और बाबा ने शायद मुझे बुलाना था, इसलिए मैं वहाँ पे पहुँची। लेकिन बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा बहुत जल्द हम चारों पाँचों को इकट्ठे फिर से देहरादून लेके जाएं और हम सब लोग जाएं, साथ में मोहिनी बाबा भी जाएं, हमारे देहरादून घूम कर आए, अपने भाई से मिलकर आए। आप सोचोगे भाई कौन, क्योंकि मेरे बाबा का स्वरूप और मेरे मायके में जो बाबा का स्वरूप है, दोनों एक साथ ही लिए गए थे। इवन मैंने नहीं लिए थे, मैं तो बाबा की कीमत चुकाने की औकात नहीं रख सकती। मेरे भाई ने मुझे बाबा का ये स्वरूप गिफ्ट दिया था और मेरे भाई ने मेरे घर को मंदिर बनाया। उसके लिए मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने भैया भाभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं स्वरूप बाबा का लाना चाहती थी बड़ा, लेकिन मुझे हमेशा से यही लगा कि मेरा घर छोटा है, मैं बाबा को कहाँ स्थान दूँगी। वही बस बाबा ने उस वक्त जब छोटे स्वरूप की तरफ, जब मेरे भाई ने बोला यहाँ स्वरूप अच्छे हैं, एटलीस्ट कुछ तो ले यहाँ से, तो मैं जब छोटे स्वरूप की तरफ बढ़ी तो अचानक से मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि जब इसे स्थान दे सकती है तो मुझे स्थान नहीं दे सकती। बस उस पल मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, अपने भाई को बोला चल मुझे बड़ा ही दिला दे, और दोनों सेम स्वरूप रखे गए। बाबा के ये जो स्वरूप हमारे घर में आए हैं, इनको देखते के साथ ही बस हमें लगा कि बस ये हमारे साथ चले। इनकी जो मुस्कुराहट है, इनकी जो हंसी है, इनका जो अट्रैक्शन है दोनों बाबा का, देखते ही बनता है, ऐसे खींचते हैं अपनी तरफ। इसलिए मैंने अपने बाबा का नाम मोहिनी रखा, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो हमारे देहरादून वाले बाबा हैं वो बिल्कुल जैसे साधु लोग होते हैं, बहुत ग्रेसफुल फेस होता है और बहुत अच्छे से स्माइल होती है। ऐसा ग्रेस था बर्थडे वाले दिन भी, आप ये देखेंगे कि जब वो हंस रहे थे, जो उनका फेस था स्माइलिंग, ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी निकल रही हो। बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरा साथ देना। और बाबा आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, मुझे कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बाबा के समक्ष खड़ी हुई, मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत बाबा ने अपने आप पूरी कर लिया। इसी के साथ आप लोगों के पास जो भी बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव हैं वो चैनल के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।